नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ओर से देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसमें 1016 देश के होनहारों ने स्थान पाया। पहला स्थान आदित्य श्रीवास्तव के नाम रहा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के दक्षिण छोर पर बसे रेवाड़ी के टैक्सी ड्राइवर के बेटे शिवम ने भी तीसरे प्रयास में 457वीं रैंक हासिल कर रेवाड़ी ही नहीं हरियाणा के लोगों को गौरवान्वित किया। शिवम के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। घर पर खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर शिवम के सफर की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मूलतः गांव नांगल मुंदी निवासी वर्तमान में शहर के गुलाबी बाग में रह रहे टैक्सी ड्राइवर हरदयाल यादव की शादी 9वीं पास कमलेश यादव से हुई थी। शिवम की मां ने अपनी ही पढ़ाई पूरी नहीं की, बल्कि 2 बेटियों को अध्यापक व बेटे को आईएएस बनाकर बता दिया कि हौसला हो तो आसमान को भी छू सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद 2 साल नौकरी, फिर बिना किसी कोचिंग के सिविल सेवा परीक्षा पास करने के पीछे शिवम के समर्पण व मां कमलेश यादव के संघर्ष की कहानी उनकी ही जुबानी। आपने 457 रैंक हासिल किया है। किस तरह से देखते हैं अपनी इस उपलब्धि को और कितना चैलेंजिंग होता है? सर, यूपीएससी की तैयारी शुरुआत में ऐसा लगता है कि समुद्र में गोते लगाने जैसा है। एक चढ़ाई, माउंटेन की चढ़ाई जैसा लगता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। बट मैं कहना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे उस सिलेबस को करते रहें, डेली अपना गोल सेट करें और डेली गोल्स के लिए आपको जितना भी घंटा पढ़ना पड़े आप उतना घंटा पढ़ें, तो आप उस चढ़ाई को भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा टफ एग्जाम माना जाता है। हालांकि आपने तो पहला भी टफ एग्जाम आईआईटी पास आउट किया, उसके बाद में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया। किस तरह से देखते हैं पूरी जर्नी को? कितनी चैलेंजिंग थी? स्टार्टिंग में थोड़ा स्कूलिंग के बारे में बताएं, फिर उसके बाद कैसे मन में आया कि मुझे सिविल सर्विस करना है, क्योंकि आईटी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता था बतौर करियर को। यस सर, मैं जब स्कूल में था तो मेरे अध्यापक थे चुनीलाल सर, मैथ्स पढ़ाते थे हमें। उन्होंने देखा कि मैं मैथ्स के जो पेपर होता है उसको मैं काफ़ी कम समय में जल्दी कर लेता हूँ, तो उन्होंने प्रेरित किया कि तुम आईआईटी में जा सकते हो और तुम्हें आईआईटी में जाना चाहिए। सो 10th क्लास के बाद कोचिंग लेने का निर्णय लिया, पर घर वालों की आर्थिक तंगी को लेके कोचिंग नहीं जा पाया मैं। उसके बाद नवीन सर ने विकल्प की स्थापना की रेवाड़ी में, और उन्होंने बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी आईआईटी के लिए। उसमें से मैं एक था सर, और उन्होंने हमें आईआईटी के लिए पढ़ाया और हम आईआईटी में सक्सेस मिली हमें। तो मैंने आईआईटी गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैंने 2 साल एक प्राइवेट फर्म में काम भी किया है पुणे में। तो नवीन सर ने ही मुझे बताया कि आपको सिविल सर्विस करना चाहिए, और फिर मैंने निर्णय लिया कि सिविल सर्विसेज करना है। स्कूलिंग कहाँ से शुरू किया आपने? रेवाड़ी में आप कहाँ रहते हैं? पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा से भी बताएं। सर, मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना रेवाड़ी से हुई है। मेरे माता पिता, मेरी माँ जो है वो प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका है, और मेरे पिताजी टैक्सी ड्राइवर रहे हैं। और फैमिली बैकग्राउंड हमारा मोडेस्टी है सर, ज़्यादा हम कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंशियल परिवार से नहीं है। बट हमने यही जाना है कि अपनी ज़रूरतों को कम करो और कम ज़रूरतों में भी जीना सीखे, तो आदमी एक सुखी जीवन जी सकता है। पेरेंट्स अभी क्या करते हैं? आपकी मदर है, वो क्या करते हैं? जैसे आपने अपना फादर आपके टैक्सी ड्राइवर हैं, तो अभी बहन भाई क्या, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? यस सर, मेरी माँ MA नेट क्वालिफाइड है और अभी घर पे बच्चों को पढ़ाती है। पिताजी अभी भी अपना काम करते हैं टैक्सी ड्राइविंग का। और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन हरियाणा स्कूल में अध्यापिका है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरी जो दूसरी बहन है वो केंद्रीय विद्यालय में फिजिक्स लेक्चरर है। ये सिविल सर्विस एक मोटो होता है कि मुझे क्यों करना है। जैसे इंजीनियरिंग की थी, मुझे एक इंजीनियर बनना है, तो अब वो मोटो क्या था उसके पीछे कि मुझे ये करना है? सर, मेरे लिए प्रेरणा रही है क्योंकि मैंने हमेशा से स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मिली है मुझे, और उस एजुकेशन से ही मैं जिस भी मुकाम तक पहुंच पाया हूं वो उसी की बदौलत है। और मैंने हमेशा देखा कि जब समाज और देश ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सर सोशल सर्विस का, जिसमें आप हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं। तो यही मेरा प्रेरणा थी सर। अभी आपने एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन की बात की कि उसका बड़ा योगदान है। यस सर। किस तरह से देखते हैं आज के हालातों को देखते हुए? क्योंकि जब हम बात करते हैं जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, एक जो बात करते हैं आर्थिक रूप से बहुत सक्षम ही लोग पहले जा पाते थे, एक ऐसा कल्चर था। लेकिन अभी जो लिस्ट आती है तमाम तरह के लोग जो भी स्ट्रगल पीरियड में रहते हैं, मिडिल फैमिली है, लोअर मिडिल, वो भी लोग जा रहे हैं। तो कितना योगदान है आज की सरकारों का, जैसे कि आपने बताया स्टेटस?
सर एजुकेशन एक बहुत ही मेजर रोल किसी भी इंसान की ज़िंदगी में प्ले करता है। वो किसी की ज़िंदगी इजीली बना सकता है और कम पूंजी में भी वो उपलब्ध होता है। बट आजकल रिसोर्स तो सर किसी भी चीज़ को करने के लिए चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप अगर जिद और जुनून दिखाएंगे तो लोग आपके रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, हो सकता है कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो जल्दी पहुँच जाए, पर अगर आप निरंतर लगे रहेंगे तो आप भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे सर। जैसा आपने बताया कि विकल्प सरकार का भी फंडेड था, क्या इसमें सरकार का भी अब योगदान मानेंगे कि सरकार उसको फंडेड करती थी? सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया तब जाके कहीं ना कहीं चीज़ें फलीभूत होती वही दिख रही है। यस सर। तो जब मैं सबसे पहले बैच में था विकल्प के, तब हम थे तो नवीन मिश्रा सर हमें खुद से ही पढ़ाते थे। तब सरकार का ज़्यादा योगदान नहीं था, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती थी बट उतना योगदान नहीं था। अभी जो विकल्प संस्था का जो सुपर 100 प्रोग्राम है उसमें सर ने काफ़ी बड़ा किया है उसको, और बच्चे IIT बॉम्बे तक पहुंच रहे हैं, जो कि हमारे समय पे सोचना भी मुनासिब नहीं था। तो मुझे लगता है कि सर ये हमारे समाज के लिए गेम चेंजर हो सकता है और बच्चे और ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे शायद उस इनिशिएटिव से। अपने एजुकेशन सिस्टम में कहाँ क्या देखते हैं कि पूरे सिस्टम में अपने लोअर से लेकर हायर तक आप पहुँचे, इंजीनियरिंग फील्ड से गए, तो कहाँ देखते हैं कि कहाँ सुधार करने की जरूरत ताकि और बच्चों को भी मौका मिले, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके इस हमारे सराउंडिंग से? तो सबसे पहला तो सर प्राइमरी एजुकेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी बच्चे की नींव होती है, और अगर नींव खराब हो जाए तो उस पर सुपर स्ट्रक्चर बनना बड़ा मुश्किल होता है। सिविल इंजीनियरिंग में भी मैंने सीखा है। प्राइमरी पे हम ध्यान दें, बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, अच्छे टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। साथ में सर स्कॉलरशिप्स वगैरह जो गरीब तबके से बच्चे आते हैं उनके लिए वो एक लाइफलाइन बन सकती है। जब उनके सामने यही ऑप्शन होता है कि या तो अब मैं काम करूं या फिर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखूं, तो स्कॉलरशिप देना बच्चों को, बच्चों की आर्थिक रूप से भी सहायता करना, ये बहुत ज़रूरी होता है सर। तो पढ़ते कितना थे और आपके पास सब्जेक्ट्स क्या थे, ऑप्शनल में क्या था, थोड़ा बच्चों को बताएं ताकि कोई लोग मोटिवेट हों, आपसे कुछ सीखें, कुछ और बच्चे आपसे सीख के आगे बढ़ें। सर मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफी था, और पढ़ाई के लिए सर ऐसे कोई घंटे फिक्स नहीं रखता था मैं, बट मैं निरंतर पढ़ाई की है मैंने 2-3 साल, और मैं अपने डेली गोल्स बनाता था, और वो डेली गोल अचीव करने के लिए जितना भी घंटा पढ़ना पड़े मैं पढ़ता था सर। बीच बीच में ब्रेक्स भी लेता था, घर पे आता था, और दिल्ली में रह के ही मैंने अपनी तैयारी की। अभी कोचिंग, क्योंकि आपने बताया कि इंजीनियरिंग के बाद आप जॉब भी कर रहे थे, अभी ड्रॉप किया हुआ था या फिर इसके लिए आपने कोचिंग कर रहे थे इसके लिए? सर 2021 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और उसके बाद मुझे 3 साल हो गए इस तैयारी को करते हुए, और कोचिंग मैंने कहीं से नहीं ली है, बट मैंने फ़िलॉसफी की कोचिंग ली थी, वैकल्पिक विषय। एक होता है कि एक पीरियड इंटरव्यू को लेकर लोग चर्चा करते हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें। इंटरव्यू में किस तरह का बोर्ड था, क्या था, थोड़ा सा वो लोग भी जानना चाहते हैं, उत्सुक भी रहते हैं बाकी लोग भी, तो वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह का माहौल था उस टाइम? सर UPSC का इंटरव्यू जिस तरह से फिल्मों में या फिर रूपांतरण होता है उस तरह का बिल्कुल नहीं होता है। बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, वो लोग बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप आंसर दो। तो अगर आप कहीं पे अटक भी जाते हो तो वो हिंट भी देते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं। और मुझसे पूछे गए क्वेश्चंस थे जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें हम जो भी चीज़ें भरते हैं उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। सो मुझसे मेरे वैकल्पिक विषय फ़िलॉसफी के रिलेटेड सवाल पूछे गए, साथ में मुझसे माइग्रेशन और जनरल स्टडी रिलेटेड सवाल भी पूछे गए। कितने लोग थे उसमें? 1-2 क्वेश्चन की बात करें ताकि जो पता लगे लोगों को हाँ वो किस तरह से होता है, वो भी सहज हो सकें। यस सर। तो सर एक बोर्ड में एक चेयरमैन होते हैं जो कि UPSC के मेंबर होते हैं, साथ में 4 डिस्टिंग्विश्ड लोग होते हैं, और एक राउंड सर्कल में वो बैठे होते हैं और आपको बीच में बैठाया जाता है, और एक एक करके वो आपसे सवाल पूछते हैं। सबसे पहले चेयरमैन सर सवाल करते हैं, उसके बाद अपने अपने क्रम के हिसाब से वो पूछते हैं। मुझसे पूछा गया था फॉर एग्ज़ाम्पल कि पॉलिटिकल रेफ्यूजी क्या होते हैं, क्या देश में रेफ्यूजी लॉ है, हम कैसे उनको असाइलम देते हैं। और मुझसे पूछा गया था कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिनको हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया है, तो मैंने बांग्लादेशी पोइट तस्लीमा नसरीन का नाम बताया था। तो ये सब मुझसे पूछा गया था। अभी आपकी 457 रैंक आई है, तो किस तरह से देखते हैं परिवार का उसमें क्या योगदान रहा और कितना बैकअप मिल पाता है परिवार से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आपको नहीं पता क्या होगा,
जैसा कि आपने समुद्र में गोता मारने वाली बात है, Yes. तो कहीं ना कहीं श्योर नहीं होते हम, बावजूद इसके कितना जरूरी होता है परिवार का जो सपोर्ट। सर कोई भी सक्सेस किसी भी इंसान की होती है, वो कभी इंडिविजुअल सक्सेस नहीं होती है, उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना योगदान देते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान तो हमारे पेरेंट्स का होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे शील्ड करके रखा, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होनी थी। जब भी मुझे जो भी चीज़ चाहिए थी वो मुझे हमेशा मिली है। और उन्होंने हमेशा हमारी नीड्स को, मेरे सिबलिंग्स की नीड्स को भी हमेशा प्रायोरिटी दी। बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने हमारे लिए। और मुझे लगता है कि सर समाज और सब लोग मिलके किसी इंसान को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो अगर सक्सेस मिल भी जाए तो उसको ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत लोग हैं। सिंगल लाइन में बात करें तो डेडिकेटेड किया ये सक्सेस है, किसको आप करेंगे पूरी? सर मैं अपने मम्मी और अपने पापा को डेडिकेट करना चाहूँगा, जो भी मैंने अचीव किया है। हजारों की संख्या में आप दिल्ली तमाम शहरों में लोग तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि एक टेंडेंसी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं लोग जब सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके लिए क्या है? क्योंकि 3 साल लगातार आप भी कर रहे थे तैयारी। जी तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है तो आप एक अपना ऑप्शन भी बना लें, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि आप वो हमेशा आपके लिए एक स्ट्रेस बन जाएगा और आप अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर काम करें और फिर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। साथ में आप निराश ना हो कभी भी, अगर असफलता मिली है तो उससे सीखें कि मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, और निरंतर प्रयास करते रहें। अगर किसी एक क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप जानें कि हो सकता है कि मेरे लिए दूसरा क्षेत्र ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे मेरे टैलेंट ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं, स्किल सेट जो है, और उसमें फिर आप मेहनत करें, पर मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। न्यू कमर्स, ये तो हो गया जो एस्पिरेंट है जो कर रहे हैं। न्यू कमर्स के लिए क्या वो किस तरह से सोचे भी हमें आना चाहिए, कहाँ से कब से तैयारी शुरू करें ताकि उस टाइम तक वो कर लें? आपने भी कभी सोचा होगा कि मुझे करना है? यस सर, मुझे लगता है कि अगर आप अपना वैकल्पिक विषय बदलते हैं जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में नहीं है, तो आपको कम से कम 2 साल तो इस तैयारी में लगते ही हैं। तो अगर आप अपना 2 साल कम से कम लेके चलें, और ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो ऐसा हताश ना हो कि मुझे तो 2 साल हो गए हैं या फिर 3 साल हो गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो हताश बिल्कुल नहीं होना है और लगातार लगे रहना है। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ने की आदत डालें, न्यूज़पेपर पढ़ने की, किताबें पढ़ने की, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी इस एग्ज़ाम में। बाबूजी किस तरह से देखते हैं इस सफलता को? बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल किया, कहीं ना कहीं पूरा हरियाणा गौरवान्वित है, कहीं ना कहीं आपका बड़ा योगदान है, किस तरह से देखते हैं सफलता को आप? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं जी, बहुत खुशी है मेरे को जो मेरे बेटे ने की है। मेहनत आज सफल होगी, हमारी भी, इसकी बेटे की भी बहुत अच्छी है। कभी सोचा था बेटा इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा? कभी दिमाग में आई थी बात कि भाई बेटा IAS बन जाएगा? मैं तो सोचता रहता था पहले से ही। अब मैं ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा आगे बढ़े जब तो देश आगे बढ़ेगा। कुछ हम अगर ऐसे ही चलता रहेगा, टैक्सी चलाते रहेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरी सोच तो हमेशा ही हो रही है बच्चे मेरे कुछ बने। 2 बेटी है मेरी, टीचर है, बेटा है मेरा ये IAS बनेगा, तो मेरे को बहुत खुशी है। और जो भी मदद होती है मैं तो इनकी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। समाज को भी यही कहता हूँ भाई कुछ करना चाहिए। बच्चे हैं तो बहुत कुछ है, पैसे कुछ नहीं है, पैसे तो आने जाने हैं, लेकिन बच्चे, सबसे बड़ी कामयाबी बच्चे हैं। एक पेरेंट्स के लिए एक भावुक क्षण होता है जब आप पूरी जिंदगी लगाते हो बच्चों को कुछ बनाने के लिए, अब वो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में किस तरह से परिवार का आपका स्ट्रगल किस तरह का रहा कि जब लगता था कि कहीं ना कहीं तमाम तरह की चुनौती भी सामने आती है। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे थे, स्कूलिंग से लेकर 2 बच्चियां भी पढ़ाई, उनको टीचर्स बना दिया, बच्चा आज IAS बन गया, तो किस तरह से मतलब आपका चुनौतीपूर्ण रहा है पूरा सफर आपका? सफ़र क्या, मेरी बीवी है, उसका बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा योगदान है उसका। मैट्रिक पास आई थी, आज MA-NET क्वालिफाई है, अपनी पढ़ाई भी करी है उसने, और मेरा भी साथ दिया है, बच्चों का साथ भी दिया है। मेरा खाना बनाती थी वो, और मैं तो टैक्सी चलाने वाले तो आपको पता है सब कोई अपना काम ही कर सकते हैं। आप कितना पढ़ा लिखे हैं? मैं तो बस 5-7 पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। लेकिन मेरी मैडम है, बाद में पढ़ी है, 9th पास थी। बच्चों को भी, आप भी पढ़ी है, बच्चों को भी पढ़ाया है, और इसका ही बड़ा योगदान है मेरे। और समाज का भी जो मिलते हैं लोग, मेरे बहुत रिस्पेक्ट पहल से ही करते हैं, पता नहीं क्या बात है, कुछ पहल से ही रिस्पेक्ट करते हैं लोग, तो इसलिए मेरे को और रिस्पेक्ट मिली है, भगवान ने और खुशी दे दी मेरे को। जिस तरह से बाबूजी बता रहे थे कि
9 पास जब आपकी शादी हो गई थी तब आए थे और आपने खुद नेट क्वालिफाइड किया, बच्चियों को पढ़ाया, रात बेटा कहीं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आया, तो क्या किस तरह से देखते हैं पूरे सफर को इसको? सफ़र सर आसान तो नहीं था, पर ये था कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे फादर आर्मी से थे, तो शुरू से ही हमें ये प्रेरणा तो मिली हुई थी कि कठिन परिश्रम करे तो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो उन्होंने हमारी परवरिश बिल्कुल बेटों की तरह ही की थी। तो जैसे मेरे हस्बैंड जो थे, इनके मम्मी पापा नहीं थे जब मैं शादी होके आई, पर ये मेरे ससुर भी थे, सास भी थे, क्योंकि मेरी भी एज ज़्यादा नहीं थी जब मेरी शादी हुई। तो ये शुरू में ये मुझे गाइड करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं खुद पढ़ना शुरू करूं। बड़ी बेटी हो गई थी, इसको मैं स्कूल लेके जाती थी, और तब मैंने अपना भी पढ़ाई शुरू कर दी थी। बच्चों को पढ़ाती भी थी और ख़ुद भी पढ़ती थी, मतलब स्कूल में पढ़ाती थी, क्योंकि फाइनेंशियली इतना हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब ये किस्मत समझिए या कुछ भी समझिए, सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और आज परिणाम आपके सामने। एक इतनी लंबी सोच, खुद पढ़ाई करके परिवार को खड़ा करना, वहाँ तक पहुँचना कितना चैलेंजिंग पूर्ण होता है एक महिला के लिए खासकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी यदि एजुकेशन के यहाँ पे देखें तो आपकी ही जिम्मेदारी थी सारी घर पे। बिल्कुल सर, शुरुआत में मैंने जब इनसे कहा कि ऐसे और तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो ऐसा करते हैं कि मैं स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं, 10वीं पास को कौन स्कूल में रखेगा। तो मैंने कहा मैं नर्सरी तो पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में काफ़ी अच्छी रही थी। तो बोले कि चलो एक बार ट्राई करके देख लो। तो ऐसे ट्राई की, उन्होंने मुझे रख लिया। जीवाराम नाम से एक स्कूल होता था, 125 रुपये में सर मैंने स्टार्टिंग की थी। नमक तेल ही आता है 125 रुपये में, पर नमक तेल तो आता था ना, क्योंकि उसमें तो कम से कम सहयोग हुआ। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे थोड़ा कहा कि भाई प्रभाकर खुली हुई है, उन्होंने पता नहीं क्या देखा मेरे अंदर, तू कर सकती है। तो मैंने वहाँ से शुरू किया। 250 रुपये लगते थे प्राइवेट, मैंने प्रभाकर के फार्म भरे। फिर ओटी खुली हुई थी, मैंने ओटी के भरे, महेंद्रगढ़ डाइट से ओटी की। फिर बस मेरी पूजा हो गई तीसरी चौथी में। फिर दूसरी बेटी हुई मेरी, वहाँ स्कूल में ही मैं पढ़ाती थी। तो इस तरह से मैं अपनी एजुकेशन भी मैंने पूरी की और बच्चों को भी साथ लेके चलती थी। यानी कि मेरा पूरा टारगेट ही यही था कि बस एक पढ़ाई है जो हम सबके जीवन को बदलेगी, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि टैक्सी में इतना पैसा नहीं था, मारुति आ गई थी और एम्बेसडर का बिल्कुल काम नहीं था। मतलब स्ट्रगल कम नहीं थे, पर इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता। सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, और महिलाओं के लिए तो विशेषकर। वो इतनी बड़ी मैनेजर होती है कि घर में किसको कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसको अगर जुकाम हो गया तो क्या देना, मतलब बहुत बड़ा योगदान एक महिला का होता है घर में। मैं ये नहीं कहती कि जो घर से बाहर काम करती है उसका ही है, जो घर के अंदर काम कर रही है ना, उसका काम भी इतना है कि आप एक दिन, कोई भी पुरुष पूरा दिन जैसे वो चक्री की तरह घूमती है, हर किसी के सेहत का, उसके मूड का भी ध्यान रखती है, तो मैनेजमेंट तो ज़बरदस्त कर लेती है। आप तो जीता जागता उदाहरण है, तमाम परिवार, दोनों बेटियों को टीचर बनाया। आज का क्षण कैसा लग रहा है जब ये रिजल्ट आया बेटा क्योंकि आईआईटी भी एक बड़ी बात थी, हाँ, सिलेक्शन हो चुका था, सेटल्ड था बेटा, लेकिन फिर जिस तरह से सिविल सर्विस की देश का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, और बड़े पहले जो सक्षम लोग होते थे वही कर पाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पैटर्न बदला है, बच्चों ने मेहनत। उस क्षण को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी, मतलब बढ़िया खुशी हुई है सर मुझे। खुशी क्या, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, इतना प्राउड फील कर रही हूँ अपने अंदर कि आज मुझे लगता है कि जो मैंने अपना गोल रखा जीवन में उसे पा लिया है। तो मैं सभी महिलाओं को भी ये कहूँगी कि उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया कि पढ़ेंगी तो ही संभलेंगी, बिना पढ़े तो समझ नहीं होती उनको, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना। और फिर मैं तो चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी पढ़ें, कोशिश भी की सिखाने की काफ़ी, पर नहीं, इनका काम ऐसा था कि ये टाइम नहीं दे पाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये अंदर से भी तो सर होता है ना आदमी का कि मुझे करना है, पर ये काफ़ी घबराते थे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम बच्चों को तो कम से कम आगे बढ़ा सकते हैं। ये बोले आप बच्चों पे ध्यान दो, आप मुझे छोड़ो, मैं जो है मैं कर लूँगा अपने आप, जो भी जैसा कर। लास्ट क्वेश्चन जी, जब आप स्ट्रगल फेज में थे, जब शादी हो के आए, आपने सोच में बदलाव भी देखो, जैसे जैसे सफलता मिलती गई, तो क्या लोगों की मानसिकता रहती है, आज आप सब सक्सेस है, पूरा परिवार सक्सेस, तो क्या बदलाव है? क्या इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ी कि आज हम कुछ हैं तो आज दूसरी सोच रखते हैं, वही लोग जो हमारे बीच के हैं, तो उस तरह का कोई वाक्य कुछ इस तरह का? हाँ सर, बहुत से ऐसे तो बहुत से वाक्य हैं सर, पर मैं आज कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी, आज सब कुछ पॉजिटिव ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ ही देना चाहिए। उसे अगर आप अपने साथ बांध के चलते हैं तो आप अपनी खुशी में कहीं ना कहीं बाधा पाएंगे। तो जो भी हुआ, जिसने भी जो कहा, और ये चुनौती होती है सर
कि हमारे पास जैसे हमारी तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो उससे तो शायद हमें ईगो आ जाए, लेकिन जो हमारी उसी टाइम हमारी औकात हमें दिखा दे, उस आदमी से आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो उसे चेतावनी समझ के, एक चैलेंज समझ के आप तभी आगे बढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है।